हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाले में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2022 के तीसरे पेपर, जो कि साइंस का रहता है, विज्ञान का पेपर। और ये आपका 25 नंबर का रहता है। कितने नंबर का ये पेपर? आपका 25 नंबर का रहता है। 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले आपको बता दें, 2022 से पहले 2021 हो गया, 2020 हो गया, 2019 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया और 2016 हो गए। इन सभी वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं इसी चैनल पर, जिनकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए, सभी पेपर सॉल्व करा दिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि P/Q से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर सेमेस्टर में। और ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि अब आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो अगस्त यानी कि अगले महीने के अंतिम सप्ताह में स्टार्ट हो सकती हैं। तो अब आप अपनी कमर कस लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिएगा। इस चैनल पर लगातार क्लासेस आपको दी जा रही हैं और 1 जुलाई से आपको मॉडल पेपर भी दे दिए जाएंगे। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। अगर प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो इस क्लास को देखने के बाद आपको चैनल पर विजिट करना है और प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस सारी क्लासेस को चेक कर लेना है। P/Q की जितनी भी पिछली क्लासेस हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने स्क्रीन पर है। पृथ्वी जो है, जो प्रत्येक वस्तु को अपनी और खींचती है, ये क्या बताया था? ये किसने बताया था? जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, ठीक है, ये प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो ये किसने बताया था? ये सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? ये न्यूटन महोदय ने बताया था। तो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, कौन खींचती है? पृथ्वी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये सर आइजैक न्यूटन जी ने बताया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कुम्हार के चौक की जो गति होती है, ठीक है, जो मोशन होती है, इसकी गति होती है, वो कैसी होती है? क्या घूर्णन गति होती है, क्या सरल रेखीय, क्या वृत्तीय या फिर दोलन? तो इसकी जो गति होती है वो घूर्णन गति होती है। कुम्हार का चौक अगर आपने देखा होगा, जिससे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसकी जो घूमने की गति होती है वो पूरी तरह से घूर्णन गति होती है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस गति में वस्तु जो होती है वो अपनी अक्ष के चारों तरफ गति करती है, जिससे लट्टू की अपनी अक्ष पर गति करना। लट्टू जो होता है वो अपनी एक ही एक्सिस पर घूमता है, राउंड शेप। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? घूर्णन गति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 है, लीजिए उठाइए। सामान्यतः वृक्ष की जो लंबाई यानी कि पेड़ों की जो लंबाई होती है वो नॉर्मली कितने मीटर तक हो सकती है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सामान्यतः वृक्ष की जो लंबाई होती है वो 3 मीटर से लेकर 30 मीटर तक हो सकती है। 3 से 30 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, किसी पेड़ की लंबाई। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रथम प्रकार के फर्स्ट टाइप के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक हैं, जिन उत्तोलकों में आलंब, यहाँ आप देख लीजिए कुछ इस तरह से एग्जाम्पल देकर बताया गया कि ये जो आलंब है, ठीक है, भार एवं आयास के बीच में होता है। भार एक साइड में है, ठीक है, और आयास एक साइड में। इन दोनों के बीच में जब आलंब होता है तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। उसे प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। जैसे आपका कैंची हो गया, ठीक है, हैंडपंप हो गया, प्लास हो गया, ठीक है, क्या हो गया? प्लास हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गई, ठीक है, साइकिल का ब्रेक इत्यादि हो गया। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा हैंडपंप। ठीक है, ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आपका आ जाता है। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न क्यों? प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। अवशेषीय अंग कौन से होते हैं? अति आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं, अनावश्यक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अवशेषीय अंग कौन कौन से होते हैं? हमारे शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो प्राचीन काल में होते थे, जब मानव जंगलों में रहता था तब ये अंग काम करते थे। परंतु आज वर्तमान युग में, मॉडर्न युग में, आज के इंसानों में ये अंग काम में नहीं आते हैं और ये सभी अंग बेकार हो चुके हैं। इन्हें ही अवशेषीय अंग कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स, नरों में निप्पल्स, पूंछ की हड्डी, ये सारे के सारे क्या हैं? ये अवशेषीय अंग होते हैं। ठीक है, जो कि आप ऑप्शन सी को लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि अनावश्यक हैं। अवशेषीय अंग इस समय क्या है? अनावश्यक हैं। तो आप ऑप्शन सी को राइट आंसर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 यहाँ से आपके अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुकी है। इसी बात पर कर दीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट क्लासेस लगातार दी जा रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के भी आपके जो मॉडल पेपर वो 1 अगस्त से आपको दिए जाएंगे। तो आप भर भर कर
पढ़ लीजिए ताकि किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम ना आए आपके। प्रश्न संख्या 6 है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिख दीजिए। तालाब के एक बूंद, ठीक है, कोई तालाब है ये, ठीक है, ये तालाब कोई तालाब की एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो 4 सूक्ष्म जीवों के जो नाम है कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके लिए बताए गए हैं। तालाब का अगर आप एक बूंद पानी लेंगे, ठीक है, तो और उसे आप माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तो उसमें पैरामीशियम उपलब्ध हो सकता है, अमीबा हो सकता है, कवक और प्रोटोजोआ जैसे जो यहाँ पर चीज़ें ये आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम उसमें हो सकता है, अमीबा, कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है। सभी हरे पेड़ पौधे सुपोषी क्यों कहलाते हैं? जो क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, ये अपना जो भोजन है वो खुद से निर्माण कर लेते हैं, इसी कारण इन्हें स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है। जबकि मनुष्य यहाँ पर क्या करता है, अपने भोजन के निर्माण स्वयं निर्माण नहीं कर सकता है, ठीक है, वो दूसरों पर आश्रित रहता है, दूसरी चीज़ें खाता है। तो सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। इसमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 6 अणु आपस में रिएक्शन करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, पत्तियाँ, हरी पत्तियों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नामक बड़ा वर्णक होता है, जिसकी सहायता से ये सारी प्रोसेस होती है और इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है और यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है और यही क्या होता है, हरे पेड़ पौधों का भोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। कैरामेल क्या है, उसका उपयोग बता दीजिए। तो चीनी को लगभग 240 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, अगर आप 115 डिग्री सेंटीग्रेड को यहाँ पर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 240 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते होंगे यहाँ पर लगभग 240 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 240 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर आप सेंटीग्रेड में टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 115 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस टेम्परेचर तक उबालने से प्राप्त जो मीठा तरल पदार्थ होता है वो आपका कैरामेल कहलाता है और ये चीनी बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। इसका उपयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है आपका, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण रात में जो तारे हैं वो टिमटिमाने लगते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, इन परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 है आपका, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो ध्वनि जो है वो ठीक से सुनाई दे इसके लिए जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, ठीक है, जो थिएटर्स होते हैं उनमें हॉल्स में दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं, ठीक है, क्या कर दिए जाते हैं, दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं। ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे सोफ़ा, कवर, पर्दा, मैट का भी प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा प्रश्न संख्या 11 हो, ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके लिए साबित हो ही जाएगा क्योंकि इससे आगे का जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको अलग से दे दिए जाएंगे क्लास में। तो प्रतिध्वनि और गूंज में क्या अंतर है? एक तो होती है आपकी प्रतिध्वनि और एक होती है आपकी गूंज, ठीक है। तो प्रतिध्वनि और गूंज क्या होती है यहाँ पर आप समझेंगे, जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जिसकी दीवार पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौट आती तो इसे हम इको बोलते हैं, दैट्स नोन एज इको, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? इको कहते हैं उसे, ठीक है, प्रतिध्वनि कहते हैं, हिंदी में आप कह देंगे उसे प्रतिध्वनि। जब किसी भी स्रोत से, लाउड स्पीकर से कह लीजिए या अन्य किसी स्रोत से कह लीजिए, किसी भी चीज़ से कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कोई साउंड निकल रही है और वो किसी दूसरी चीज़ से टकराकर वापस अपने मूल स्थान पर आ रही है तो उसी को हम इको यानी कि प्रतिध्वनि कह देते हैं। और गूंज क्या होता है? खाली बड़े कमरे में एक बहुत बड़ा खाली कमरा है, ठीक है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसी को क्या कहते हैं? कोई चीज़ आप बुला रहे हैं तो उसमें एक गूंज उत्पन्न होती है, उसी को हम गूंज कहते हैं। तो ये इस तरह से आपके 11 प्रश्न हो गए आज की इस क्लास के। अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस क्लासेस को जाकर जरूर अटेंड कर लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह से आपकी परीक्षाएं संभावित हैं, जैसे एग्जाम डेट आएगी आपको चैनल पर बता ही दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।